भाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या क्या होता है। बच्चों, अभी बहुत समय है आपके पास, उठिए और कलम उठाइए मेरे साथ और हो जाइए शुरू एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए। मैं आपके पास फिर से लेकर के आ गया हूं हेलो एल्केन हेलो एरीन का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है, आपने देख लिया होगा पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन। आज मैं लेकर के आया हूं पार्ट थर्ड में हेलो एल्केन हेलो एरीन का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें कि आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिएगा यहां से क्वेश्चन आप लोगों को जो दे रहा है, तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करता हूं यहां का जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.6। लेकिन इससे पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट निकालने का कॉन्सेप्ट देता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को बच्चों पूछा जाता है कभी भी बॉइलिंग पॉइंट, तो दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है मॉलिक्यूलर मास, अगर मास वेरिएबल है तो। अगर मास सेम हो गया तो सेकेंड प्रायोरिटी यहां पे आप लोगों को देना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने जा रहा है, वो होता है ब्रांचिंग। बात खत्म। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट यहां से पूछा जाता है, जैसे कि मेरे को एक दिया हुआ है RI, एक दिया हुआ है RBr, एक दिया हुआ है मेरे को RCl और एक दिया हुआ है RF। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। तो आयोडीन का मास ज्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से, तो क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। तो मास के आधार पे कहेंगे RI, RBr, RCl, RF, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आप लोगों को ऐसा देने जा रहा हूं, जिसमें कि ये दे रहा है मिथाइल आयोडाइड, इसके बाद यहां पे दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड, इसके बाद दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड। तो क्या सर जी, वही तो है, बिल्कुल वही है। मैं आपको दिखाने का बस कोशिश ये कर रहा हूं किस तरीके से यहां पे आपको मास वेरिएबल देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ऐसा हो गया। थर्ड में मान लीजिए कि ऐसा देता हूं जिसमें कि प्यारे बच्चों एक दे दिया इसके केस में मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड, एक दे दिया इसके केस में जो कि एक इथाइल ब्रोमाइड, और नेक्स्ट यहां पे दे दिया गया है इसके आगे आप लोगों को नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। समझ रहे हो ना बच्चों, इसके आगे और भी कुछ लिखा जा सकता है, इसके आगे और भी कार्बन बढ़ाया जा सकता है। आपको यहां पे देखना होगा ब्रोमीन सब में कॉमन है, ब्रोमीन सब में कॉमन है। अंतर क्या है, यहां 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन। तो जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ते जा रहा है, मास बढ़ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा होगा थर्ड का, उसके बाद 2 का, और सबसे कम होगा यहां पे बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और देने का कोशिश करता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये जिस तरीके से दिया हुआ है एक मिथाइल ब्रोमाइड, उसके बाद मेरे को दिया हुआ है एक CH2Br2 मिथाइलिन ब्रोमाइड, एक दिया हुआ है इसके केस में CHBr3 यानी कि ब्रोमोफॉर्म, और एक दिया हुआ है CBr4। कोई बात नहीं, यहां भी हम लोगों को मास देखना पड़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे बच्चों मॉलिक्यूलर मास, और इस मास के आधार पे हम लोग कहने वाले हैं आंसर होगा 4, 3, 2, 1। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। क्योंकि जैसे जैसे ना बच्चों यहां पे मास बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के साथ यानी कि प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, उसको सेपरेट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। बिल्कुल। अब देखिए, अब यहां से अगर फिफ्थ नंबर देता हूं बॉइलिंग पॉइंट में ही एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि एक दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 के साथ Br। बच्चों इसका नाम भी मैं बताते चलता हूं, इसको पढ़ा जाता है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों इसको एक ऐसा दिया गया है जिसमें कि CH एंड CH3, और यहां पे दिया हुआ है CH2Br, इसको कहा जाता है अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ध्यान दीजिएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसके बाद यहां से इसमें एक और ब्रांच में लेकर के आता हूं, और अगर एक और ब्रांच चलाता हूं, नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा सबका, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है कॉमन नेम दे करके ऐसे, और एक ऐसा दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों सभी एक दूसरे का आइसोमर्स है। अब गौर से देखिए,
सब एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है। जब सारे के सारे यहाँ पे आइसोमर्स हो गए, यानी कि ब्रांच वेरिएबल है, तो जब ब्रांच यहाँ पे वेरिएबल है, अब बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, जो जितना ज्यादा यहाँ पे नॉर्मल चेन है, मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, बिल्कुल। और इसमें देखेंगे तो ब्रांचिंग बढ़ने के कारण सरफेस एरिया घटता है, बिल्कुल। और जब सरफेस एरिया किसी का घटता है ना, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट एरिया घट जाता है, और जब कांटेक्ट एरिया घटेगा तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन घटेगा। बच्चों आप ध्यान दोगे, जैसे झगड़ा करते हो, कभी मारपीट किए हो क्या? नहीं करना चाहिए, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने गेस किया होगा जिसका हाथ बड़ा होता है, अगर वो हमको मारेगा तो कांटेक्ट ज्यादा होगा, अब कांटेक्ट ज्यादा होगा तो चोट ज्यादा लगेगा, और जिसका हाथ छोटा है तो कांटेक्ट क्या होगा, कम। अब कांटेक्ट अगर कम होगा तो वहां पे आपको चोट कम लगेगा। वही बात है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कांटेक्ट में ज्यादा आता है और उसको सेपरेट करने में एनर्जी ज्यादा लगता है। लेकिन जिसका सरफेस एरिया कम है तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ कांटेक्ट एरिया कम है, और अगर कांटेक्ट एरिया कम है बच्चों, उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन कम होता है दोनों के बीच में। तो ब्रांचिंग बढ़ने के कारण सरफेस एरिया घटता है, इसलिए वहां पे हम लोग कहते हैं इसके केस में कि आसानी से इसको सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच में कम हो जाता है। उसी के आधार पे क्वेश्चन आपको दे रहा है पेज नंबर 298। क्वेश्चन आपको यहां पे देखिएगा एनसीईआरटी में दे रहा है 298 में, जो कि बॉइलिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन है। यहां पे एक दिया हुआ है इसके केस में CH3, CH2 एंड CH2 के साथ Br, बिल्कुल। उसके बाद यहां पे दे रहा है जिसमें कि CH3, CHBr एंड CH2 एंड CH3। आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, और मास सेम हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, चाहे एल्केन का हो, चाहे आपको दिया हुआ यहां आपको एल्काइल हैलाइड का हो। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा दे रहा होगा फर्स्ट का, देख लीजिए ये नॉर्मल है, वो भी दे रहा होगा 365 केल्विन। उसके बाद देखिएगा दे रहा होगा सेकेंड का, थोड़ा कम ब्रांचिंग है, सरफेस एरिया थोड़ा कम घटा हुआ है, इसका सरफेस एरिया और ज्यादा घटा हुआ है, ब्रांचिंग ज्यादा बढ़ा है, इसलिए आप कहोगे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 346 केल्विन दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड वाले का। बच्चों बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में कि सर ये डेटा को याद कर ले क्या? बिल्कुल नहीं, ये डेटा याद नहीं करना है, इसका बस ऑर्डर ध्यान रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। ये तो आप लोगों ने समझ गया जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं या फिर आप जेईई मेन देने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है, तो क्यों ना ये सब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट तैयार कर लें, क्यों ना अपना किस्मत बदलने का जो ये क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्ट पढ़ लें। क्यों फालतू के किताब को हम लोगों को पढ़ना? एनसीईआरटी पढ़ो और मेडिकल कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करो हायर बुक को, ठीक है। यस, वहां पे जाकर के जिंदगी को आप अपना जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे सेट करो, जैसे चाहते हो वैसे पढ़ो और एंजॉय करो लाइफ को। क्यों यहाँ पे आप फंसे हुए हैं ये सब दिस दैट बुक में? बिल्कुल नहीं बच्चों, बस अब जो आपको टाइम बचा है इतना टाइम में आप खूब मन लगा के पढ़िए, और जो आप कॉलेज में चाहते हैं वो कॉलेज में एडमिशन होगा, बस अभी से आप ईमानदार हो जाइए अपने पढ़ाई के प्रति। उसके बाद देखिए इसमें आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.6 बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, आप यहां पे देखेंगे, मैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपके पास एनसीईआरटी होगा, जरूर इसको देख लीजिएगा। ब्रोमोमीथेन, तो फर्स्ट में आपको ब्रोमोमीथेन दिया हुआ है, यहां पे पेज नंबर है 299, बिल्कुल पेज नंबर 299, इनटेक क्वेश्चन 10.6। फर्स्ट है ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमोमीथेन हम लोग कहते हैं यहां पे ये वाला को फर्स्ट। उसके बाद ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कहते हैं CHBr3 को, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। उसके बाद यहां से दे रहा हूं क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन कहने का मतलब हो गया CH3Cl। मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूं, यहां पे नाम लिखा हुआ है डाइब्रोमोमीथेन, तो डाइब्रोमोमीथेन कहने का मतलब हुआ CH2Br2। बच्चों वही वाला कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। जी हां,
समझ में आ गया ना। तो यहां पे आप लोग देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका मास ज्यादा है, यानी कि यहां पे होगा 2 का, यानी कि ब्रोमोफॉर्म का। उसके बाद हो जाएगा 4 का, यानी कि डाइब्रोमोमीथेन का। उसके बाद होगा फर्स्ट का, यानी कि ब्रोमोमीथेन का। और सबसे कम होगा थर्ड का, यानी कि क्लोरोमीथेन का। एम आई राइट? क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल। यहां पे बहुत आसान है। उसके बाद देखिए यही इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.6 पेज नंबर 299 का सेकंड क्वेश्चन, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों 1 क्लोरोप्रोपेन कहने का मतलब है मेरा ये, इसको हम लोग कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। और इस देश का बच्चा ये क्वेश्चन बना सकता है। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। यस, ये हो गया सेकंड। थर्ड में देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन कहने का मेरा मतलब है ये हो गया इसके केस में ऐसा, क्या बोलते हो, यही हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। तो अब आप इसके केस में देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट अगर मेरे को पूछा जाता है, इधर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा रिस्क नहीं लेने का, यहां पे नीचे लिख देता हूं CH3 CH2 एंड CH2 के साथ इसमें Cl, इसी को कहा जा रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन। बच्चों आप देख करके ही कह सकते हो कि सर आपने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, पहला प्रायोरिटी किसको देना है, मास को। यहां पे 4 कार्बन है सर, यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा सर, थर्ड का होगा ना। उसके बाद दोनों का मास सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, क्लोरीन भी सेम है। अब देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। यस, तो ब्रांचिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया घट गया ब्रांचिंग बढ़ने के कारण, इसलिए आप कहोगे फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से। तो मास जब सेम हो जाए तब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। पहला प्रायोरिटी आपको देना है मास को, मॉलिक्यूलर मास का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों आजकल क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, सारे क्वेश्चन पढ़िए, यही सब नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। अब यहां से आप देखेंगे एक आपको खास करके बेंजीन रिंग वाला दिया हुआ है, डाई हेलो बेंजीन वाला, उस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा बेजोर क्वेश्चन है। यहां पे जैसा कि आपको दिया हुआ है इस तरीके से, एक दिया हुआ है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, उसके बाद यहां पे जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और उसके बाद यहां पे दिया हुआ है, प्यारे बच्चों अक्सर ये सब क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं दूंगा, समझ गए ना। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो बच्चों आप जानते हो पारा पे तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0, जो इधर है वही इधर है, आप कहोगे पारा पे डाइपोल मोमेंट 0। और डाइपोल मोमेंट ज्यादा कहां होता है, ऑर्थो पे, जहां एंगल कम होता है। तो यहां पे एंगल कम होता है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, और जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसी का पोलरिटी ज्यादा होता है, और जिसका पोलरिटी ज्यादा होता है उसी का वहां पे हम लोग कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है यहां पे ऑर्थो वाले का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद होना चाहिए था मेटा वाले का, लेकिन नहीं होता है। यहां प्रैक्टिकल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि ऑर्थो के बाद होता है पारा का, ध्यान रखिएगा, और सबसे कम होता है मेटा का। यानी कि इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा कि सबसे ज्यादा ऑर्थो का, उसके बाद पारा का, और सबसे कम होता है मेटा का। और मेल्टिंग पॉइंट किसका प्रॉपर्टीज है बच्चों, सॉलिड का। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का प्रॉपर्टीज है, तो वहां देखा जाता है पोलरिटी, और पारा होता है लेस पोलर क्योंकि यहां पे डाइपोलमेंट 0 है, ऑर्थो होता है मोर पोलर क्योंकि डाइपोलमेंट वहां पे होता है, और उसके बाद मेटा का प्रैक्टिकली यहां पे सबसे कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का प्रॉपर्टीज है, तो वहां पे देखा जाता है बच्चों सिमेट्री देखा जाता है कि कहां पे एटम का क्रिस्टल फिटिंग बेहतर होगा। जरूर आप पढ़िएगा, यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर द पारा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स। लास्ट लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछने का प्रचलन हो चुका है। इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पारा आइसोमर्स, इट इज ड्यू टू, अंडरलाइन करिए इसको, it is due to symmetry of para isomers that fits
क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो मेटा आइसोमर्स। बच्चों पारा ज्यादा होता है सिमेट्रिकल, तो क्रिस्टल फिटिंग जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, एक दूसरे के बहुत ही क्लोजेस्ट फिट बैठता है एटम, जिसके कारण यहां पे हम लोग कहते हैं इसको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है पारा का ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। लेकिन अब यहां पे मेटा का नहीं होता है, अब होता है फिर से ऑर्थो का, सबसे कम होता है मेटा का। अभी आपको तुरंत मैं याद करा देता हूं बच्चों, ध्यान रखना आप लोग ध्यान से, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो इस दोनों में, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, ध्यान रखिएगा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों ही केस में मेटा का सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, मेटा का सबसे कम होता है। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो बॉइलिंग पॉइंट में देखा जाता है पोलरिटी, इसलिए यहां ऑर्थो ज्यादा पोलर होता है पारा से, क्योंकि पारा का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का प्रॉपर्टीज है, तो मेटा का तो सबसे कम है ही, चाहे बॉइलिंग पॉइंट चाहे मेल्टिंग पॉइंट दोनों। अब देखा जाता है मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री, तो पारा ज्यादा सिमेट्रिकल होता है ऑर्थो से, इसलिए हो जाएगा पारा ऑर्थो मेटा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, और इसको अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके नीट और जेईई एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा डेंसिटी का डेटा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और उस डेंसिटी के डेटा को याद नहीं करना है, लेकिन उस ऑर्डर को जरूर हम लोगों को समझ करके ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको जो डेंसिटी पूछ रहा है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। डेंसिटी डायरेक्ट डेंसिटी इक्वल टू होता है, वो होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, एक दिया हुआ है मेरे को नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसका मतलब N का मतलब है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, जो पढ़ते हैं ना हम लोग CH3 CH2 CH2 Cl। और इसके बाद दिया हुआ है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसको तो छोटा छोटा बच्चा बनाएगा। अब देखो नॉर्मल, एक दिया हुआ है प्रोपाइल आयोडाइड। अब इसमें से तीनों में पूछा जाता है हम लोगों को डेंसिटी का ऑर्डर। ओहो, ये सब क्वेश्चन क्या कहने हैं, बिल्कुल लाजवाब है, आसान है। अगर नीट में आ जाए ना तो मार्क्स दे करके जाएगा बिल्कुल एकदम आसानी से। बच्चों यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा 3 का, क्योंकि वहां आयोडीन है, मास ज्यादा है। उसके बाद होगा ब्रोमाइड वाले का, और सबसे कम होगा क्लोराइड वाले का। उसके बाद देख लीजिए, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का भी डेटा दिया हुआ है, डेटा याद नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के ध्यान रखेंगे। एक हो गया मिथाइलिन क्लोराइड, उसके बाद दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म CHCl3, बिल्कुल यहां पे Br मैंने लिख दिया था, Br नहीं होता है, CHCl3। उसके बाद आपको दे रहा है CCl4। क्या कहने हैं, अगर यहां से पूछा जाता है डेंसिटी, वाह वाह वाह, क्या बात है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉल पर मास, यहां पे 4 क्लोरीन, यहां पे 3, यहां पे 2, आंसर हो जाएगा इसके केस में 3, 2, 1। देखिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डेंसिटी का भी। तो यहां तक बातें क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल आसानी से बातें समझ में आ गई। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता हूं यहां से मैं एग्जांपल 10.6 पेज नंबर 304। देखिएगा SN1 SN2 रिएक्शन में हम लोग अब इन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हो सकता है आने वाले एग्जाम में नीट में आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पहले भी आ चुका है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी अगर रेट ऑफ SN1 निकालना है, अगर डिग्री ऑफ एल्काइल वेरिएबल है, डिग्री ऑफ एल्काइल वेरिएबल है, तो रेट ऑफ SN1 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ये एक जनरल हम लोग कह सकते हैं, और भी बहुत कारण होता है, लेकिन एक जनरल कहते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे निकालना है बच्चों रेट ऑफ SN2, तो रेट ऑफ SN2 जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके केस में स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर यहां पे कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है attraction between substrate and
न्यूक्लियोफाइल। अरे बाबू बात बराबर है कि न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा रिपल्सन कम होगा, तो रिपल्सन कम होना चाहिए और अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है जनरल ऑर्डर फॉर रेट ऑफ SN1 एंड SN2, दिखाता हूं। अगर SN1 और SN2 के लिए रेट ऑफ जनरल ऑर्डर पूछा जा रहा है रेट ऑफ SN1 और SN2 के लिए, तो क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको, SN1 के लिए होता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होता है प्यारे बच्चों मिथाइल हैलाइड। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर में कहा ना, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी का सेकेंडरी से, सेकेंडरी का प्राइमरी से, प्राइमरी का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकैटायन से। जी हां। उसके बाद अगर आपको यहां पे जनरल ऑर्डर पूछा जाता है SN2, तो हमने क्या कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सबसे कम स्टेरिक रिपल्सन कहां होगा? जो सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा हो गया यहां पे मिथाइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं एक बात, किसी के बताइएगा मत, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ कि टर्सरी में SN2 होता ही नहीं है और मिथाइल हैलाइड में SN1 नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो मिथाइल हैलाइड में SN1 नहीं होता है और टर्सरी में SN2 नहीं होता है। इस बातों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ये केस आपको तब लगाना है जब सभी में हेलोजन सेम है और डिग्री ऑफ एल्काइल वेरिएबल है। इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हो। ये जो आपके सामने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है जरूर आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, इतना ही कॉन्सेप्ट से। लेकिन आपको पता है क्या बच्चों, अगर लिविंग ग्रुप वेरिएबल है, हेलोजन वेरिएबल है, तो आप अगर यहां पे कहते हो इफ लिविंग ग्रुप इज वेरिएबल, इफ लिविंग ग्रुप इज वेरिएबल, अगर लिविंग ग्रुप वेरिएबल है तो चाहे आपको यहां से पूछा जाए रेट ऑफ SN1 और SN2, कुछ भी पूछा जाए, यानी कि बच्चों डिग्री सेम है और हेलोजन वेरिएबल है, तो सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होता है। तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन करता है Ri, उसके बाद करता है RBr, उसके बाद करता है RCl, और सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन करता है कौन? RF, क्योंकि R और F के बीच का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है रे बाबा। अब देखो इसी के आधार पे आप आते हो यहां पे पेज नंबर 304, बिल्कुल पेज नंबर 304, और यहां पे एग्जाम्पल नंबर 10.6 आपसे पूछा जा रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़िएगा, आप अपने सामने एनसीईआरटी जरूर रखिएगा। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, कि कौन SN2 रिएक्शन फास्टर करेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें कि SN2 का रेट पूछा जा रहा है। एक यहां पे दे रहा है ये वाला, जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना आपको, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों आप यहां से देखो, ये जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये वाला कैसा है? प्राइमरी, बिल्कुल ये प्राइमरी है। और ये वाला जो हेलोजन अटैच्ड है जिस कार्बन से, वो कार्बन टोटल 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये क्या है? सेकेंडरी। और आपको मैंने कहा ना कि रेट ऑफ SN2 प्राइमरी का ज्यादा होता है सेकेंडरी से, क्योंकि वहां क्राउडिंग ज्यादा है, यहां क्राउडिंग कम है। आप कहोगे प्राइमरी का, यानी कि फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड। आप देखो कितने आसानी से हम लोग यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही हलवा है, हलवा। ये सब क्वेश्चन एकदम क्या है बच्चों? हलवा है। अब देखो सेकेंड यहां पे जो दे रहा हूं इसके केस में, वो कुछ इस तरीके से दे रहा हूं। यहां पे एक आयोडीन दिया और उसके बाद इसके केस में एक ऐसा दे दिया है जिसमें कि 1 2 3 4 और यहां पे एक
हाँ 1 2 3 4। बच्चों अब क्या है, अरे बाबा यहां पे एक दिया हुआ है क्लोरीन और एक यहां पे दिया हुआ है आयोडीन। इस बार डिग्री सेम है, डिग्री क्या है, सेम। वेरिएबल क्या है, लिविंग ग्रुप। तो बेटर द लिविंग ग्रुप, फास्टर द रेट ऑफ SN1 एंड SN2। तो बच्चों अगर यहां से क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूछा जा रहा है रेट ऑफ SN2, चाहे मेरे को पूछता रेट ऑफ SN1 चाहे SN2। लिविंग ग्रुप अगर वेरिएबल है तो जो बॉन्ड जितना वीक होगा उतना जल्दी टूटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी कि आप कहोगे इसके केस में फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से, बिकॉज आयोडीन का लिविंग एबिलिटी ज्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू क्लोरीन। तो आयोडीन जल्दी पहले लीव करेगा। तो यहां पे लिख देता हूं लिविंग एबिलिटी, लिविंग एबिलिटी I माइनस बेहतर लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है F माइनस, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन। आप कहोगे कॉन्सेप्ट ये होता है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट ये होता है पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। अपने घर में बोलना कम से कम 10 बार, पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिसिटी घटता है, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम बेसिसिटी घटता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है F माइनस और सबसे पुअर बेस है यहाँ पे I माइनस। तो जितना पुअर बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। और याद रखिएगा एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिसिटी घटता है, इसलिए लिविंग ग्रुप का एबिलिटी बढ़ता है। प्यारे बच्चों मुझे पूरा यकीन है आप पे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब आपसे SN1 और SN2 दोनों पूछा जा रहा है। एकदम तैयार है ना आपने सीखने के लिए? आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल एक्साइटेड रहना है। अगर आप एक्साइटेड हैं, यहां तक मेरे वीडियो को अगर आप देखे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए, अब इसमें से आप लोगों को जो एग्जाम्पल 10.7 है, एग्जाम्पल 10.7, और इसमें आपको फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन का SN1 और SN2 का रिएक्शन। अब देखो 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन कहने का मतलब है मेरा प्यारे बच्चों, यहां पे एक बनाओगे आप ऐसा, मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल, एक तो ये बन गया। इसका अब आइसोमर्स बनाना है, तो आइसोमर्स बनाना है। अब इसका पहले बना देता हूं एक पोजिशनल आइसोमर्स, इसका बना देता हूं पोजिशनल आइसोमर्स। इसी को यहां पे कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और थर्ड में इसका एक बना देता हूं चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स जब हम लोग बनाएंगे ना, बिल्कुल एकदम पढ़ना है मन लगा करके, इसको हम लोग कहते हैं आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसा है। और उसके बाद एक लास्ट में एक और इसका बनेगा, वो ऐसा बनेगा जो कि हो गया इसके केस में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम होता है, क्योंकि नाम मैं इसलिए लिख देता हूं, एनसीईआरटी में नाम इसका नहीं लिखा हुआ है, जबकि कभी कभी नाम लिख के पूछता है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मैं ये सब नाम आपको लिख दूंगा, आपको ध्यान रहेगा तो आगे आपका प्रोग्रेस ज्यादा होगा। अब देखिए एनसीईआरटी में तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर मेरे को इसमें से पूछा, क्या पूछा इसके केस में रेट ऑफ SN1, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, आप सभी जानते हो कि रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और जनरल ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में मिथाइल। आप देखिए ये वाला कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री है? 1 डिग्री। और ये वाला कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो बच्चों जनरल ऑर्डर मैंने क्या बताया? जनरल ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पे कौन सा होता है SN1 के लिए? 3 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 4 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसके बाद कौन होता है? 2 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री, क्योंकि उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है। अब देखिए ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो जब जिस कार्बन पे हेलोजन है उस कार्बन के साथ
एक कार्बन टेस्ट है उसको कहते हैं 1 डिग्री प्राइमरी, और जब एक कार्बन से 2 कार्बन टेस्ट है तो कहते हैं सेकेंडरी, और एक कार्बन से 3 कार्बन टेस्ट है तो कहते हैं टर्सरी, और एक कार्बन से 4 कार्बन टेस्ट है तो कहते हैं क्वाटरनरी। तो इस कार्बन से एक कार्बन है, एक कार्बन से एक कार्बन है, तो जिस कार्बन पे हेलोजन है उसका डिग्री सेम हो गया, तो बगल वाले कार्बन का डिग्री देखिए, तो बगल वाले का डिग्री इसका क्या है 2 डिग्री और इसका क्या है 3 डिग्री। तो बच्चों जब पहला कार्बन का डिग्री अलग अलग है तो कहेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद दोनों का 1 डिग्री है तो बगल वाले कार्बन का डिग्री देखेंगे, और ये टर्सरी है बगल में, ये सेकेंडरी है, इसलिए अब कहेंगे कि अब इसके केस में 3 इज मोर रिएक्टिव देन 1, क्योंकि आप जानते हो कि टर्सरी मोर रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से। तो जिस कार्बन पे हेलोजन है उसका डिग्री सेम हो गया, तो बगल वाले का देख लीजिए, हो गया ना आंसर। अब देखिए आप सॉल्यूशन देखिएगा पेज नंबर 305 में लिखा हुआ है आप लोगों को, यही सब आंसर आप लोगों को दिया हुआ है। अब यहां से मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका, अगर आपसे पूछा रेट ऑफ SN2, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता है कहीं आपको नहीं दिखा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहां लिख देता हूं रेट ऑफ SN2। बच्चों रेट ऑफ SN2 आप लोग जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यही होता है ना। मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो जितना कम क्राउडेड होगा वहीं पे रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। आप कहोगे ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री ये 3 डिग्री, तो सबसे कम तो इसका होगा क्योंकि क्राउडिंग यहां पे सबसे ज्यादा है। अब ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, इसके बगल में 2 डिग्री इसके बगल में 3 डिग्री, तो सबसे कम क्राउडिंग कहां हो गया फर्स्ट में। आप मुझे पता है आप लोग सब चिल्ला के बोल रहे होगे सर फर्स्ट होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, और सबसे कम रिएक्टिव सर 4 होगा। 4 वाले का रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 4 वाले का सबसे कम होगा। तो क्या बच्चों रेट ऑफ SN2 हो गया 1 3 2 4, ये हो गया रेट ऑफ SN2। ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने का कोशिश किया है। एक और क्वेश्चन है आज के क्लास का, हम लोग रखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक और, उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा और बेहतरीन क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी, ठीक है। हाँ आगे और भी अभी एग्जाम्पल बाकी है, वो सब करेंगे अगले लेक्चर में। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप उसको देखने में बोरिंग महसूस करोगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा ही भी बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ क्योंकि आपका टाइम भी कम बर्बाद हो। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से जो दे रहा है सेकेंड नंबर में, मैं ओपन कर देता हूँ सबको। एक दे रहा है इसके केस में ये रिंग है, इसके साथ यहाँ पे CH2Br, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड नंबर में दे रहा है, बच्चों आप लोग NCERT लेकर के बैठते हो ना, बिल्कुल, ये एक रिंग है, उसके बाद यहाँ पे CH के साथ इसमें से दिया हुआ ब्रोमीन है, और इसके केस में यहाँ पे दिया हुआ रिंग है, ये है सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट इसमें से एक रिंग है, और CH के साथ यहाँ पे दिया हुआ ब्रोमीन है, और इसमें से दिया हुआ एक मिथाइल जी है, और उसके बाद लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक और रिंग है, और इसके केस में एक और रिंग है, और इसके साथ एक ब्रोमीन तो है ही, यहाँ पे देखोगे तो एक और रिंग है, और इसमें एक मिथाइल है। बच्चों इसको मैंने ओपन कर दिया, देखो ना ध्यान से, पेज नंबर 304 और एग्जाम्पल नंबर 10.6 का सेकेंड, एग्जाम्पल 10.6 और पेज नंबर NCERT का पेज नंबर 304। आप देखो NCERT में दिया हुआ है, उसी में आपसे पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, C6H5CH2Br, C6H5CHBr, C6H5, ओके हो गया, C6H5CH के साथ Br और मिथाइल, उसके बाद C6H5 और C के साथ एक मिथाइल है, C6H5 है और Br है, मैंने कर दिया ओपन। उसके बाद बच्चे को मालूम है पूरे देश में कि पूरे दुनिया में मालूम है, सबको मालूम है, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और आप जानते हो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है टर्सरी, ये हो गया टर्सरी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये भी हो गया सेकेंडरी। ये तो मेरे को मालूम हो गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 4 यानी कि 3 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री यानी कि 1, यानी कि सबसे ज्यादा होगा 4। उसके बाद होगा इसके बाद बच्चों कौन सा,
कार्बोकैटायन देखो ज्यादा स्टेबल किसका होगा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, लेकिन यहां पे 2 डिग्री के साथ दोनों साइड फिनाइल है, यहां पे एक फिनाइल और एक मिथाइल है। यहां पे कार्बोकैटायन जब बनेगा, जहां से ब्रोमीन निकालेंगे वहां पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन 6 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और यहां जो बनेगा कार्बोकैटायन वो 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा और 1 मिथाइल के साथ प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लगेगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा 2 का, उसके बाद होगा यहां पे 3 का, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन होगा 1 का। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ SN2, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखो रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि आप देखो सबसे कम क्राउडिंग फर्स्ट में है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट, उसके बाद कौन होगा थर्ड, उसके बाद कौन होगा 2, और सबसे कम रिएक्टिव होगा 4 में तो टर्सरी है, टर्सरी में SN2 होता ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखोगे खूब बढ़िया से, ठीक है। जितने भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इतना देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, और उसके बाद इसमें मैंने आपको समझाने का कोशिश किया SN1 और SN2, इतना बेसिक क्वेश्चन आज मैंने एनसीईआरटी के थ्रू एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, ठीक है। अगले लेक्चर में आपसे मैं मिलता हूं, तब तक आप यहां तक पढ़िएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर में खूब अच्छे तरीके से बैठ करके पढ़िएगा, माता पिता के कहना जरूर मानिएगा बच्चों, अपने शिक्षक का कहना जरूर मानिएगा, और अच्छे अच्छे किताबों से दोस्ती करके रखिए। और अगर आप नीट और जेईई मेन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जितना समझ करके आप पढ़ेंगे, उसके लाइन को आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन करके समझेंगे, अभी से लेके फरवरी तक समझने का समय है, उसके बाद मार्च और अप्रैल बचेगा हम लोगों को अच्छे तरीके से रिवीजन करने का, और फिर उसको इंप्लीमेंट करने का समय आएगा, ठीक है ना। तो अभी आप डेप्थ में पढ़िए, खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और अपने सपनों को साकार करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।